जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर स्टडी पर। साथियों, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए हम ये जो सिलेबस आपका कवर करवा रहे हैं, इसमें जो एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का सिलेबस फिलहाल चल रहा है और उधर पॉलिटी का सिलेबस हम एक तरफ से कवर करवा रहे हैं। उसके बाद बहुत जल्द ही हम आपके बीच ले आएंगे नए नए सब्जेक्ट्स को भी, सिलेबस पूरा जल्दी से जल्दी शुरू करवा देंगे हम। तो एक एक करके आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, कोई चिंता की विषय नहीं है। आप बस मेरे साथ तैयारी करते चलिए, अपने हाथ से अपने नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए और समझते चलिए एक एक बातों को। देखिए, एक ऐसा सब्जेक्ट और एक ऐसे एग्जाम की यह तैयारी है जिसमें आप रटना कुछ नहीं है। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप फंसते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा और अंत में हाथ आएगी तो केवल फिर से वही निराशा। तो इसलिए साथियों, बस एक बार एक मेहनत एक बार आप हमारे साथ मेहनत करने की तैयारी करिए। मैं वादा करता हूँ आपका एक एक सिलेबस, एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करवाने का। मैं वादा करता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स इतने अच्छे से समझाऊंगा, इतने अच्छे से क्लियर करूँगा कि उसके बाद आपको आवश्यकता नहीं है किसी और जो है टीचर की ओर देखने की। साथियों, जो हमारे मार्केट में जो इंस्टीट्यूट्स, जो कोचिंग संस्थान और जो भी इस वक्त चल रहे हैं तैयारी के जितने भी संसाधन हैं, केवल और केवल जो है इस वक्त पैसों मात्र के चारों ओर केंद्र बिंदु में घूम रहे हैं। साथियों, आज के इस समय में मैं खुद भी परेशान हुआ हूँ। इस समय ऐसे समाज में मैं खुद परेशान हुआ हूँ और इसीलिए मैं जो है यह सोचा कि आप सब मेरे जैसे पता नहीं कितने ऐसे होंगे जो ऐसे परेशान घूम रहे होंगे। इसीलिए मैंने एक एक सिलेबस को उठाया, एक एक टॉपिक को बड़ी मेहनत के साथ जहाँ से मिला अच्छी अच्छी जगहों से कई जगहों का उस आपस में तुलना किया और उसमें से जो सबसे अच्छा निष्कर्ष निकल कर आया वही मैंने आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो साथियों, एकदम आप निश्चिंत रहिए, क्या अच्छा है क्या गलत सही है कि नहीं है वो सब मैं इसमें देख चुका हूँ और बड़ी मेहनत के साथ एक एक टॉपिक को मैंने तैयार किया है। इसलिए शंका नाम की चीज़ आपके मन में होनी ही नहीं चाहिए। बस आप तैयारी करिए हमारे साथ, मैं वादा करता हूँ आपको उस पार ले जाने की। तो आइए साथियों, बात करते हैं आज के अपने सब्जेक्ट की। एंशियंट हिस्ट्री में जो हमारा फिलहाल चल रहा है मगध साम्राज्य के बारे में अब हम जानकारी शुरू करेंगे। कल हम देख चुके हैं जितने भी 16 महाजनपद थे, महाजनपदों के में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है मगध साम्राज्य, जिसमें सर्वोच्च शक्तियां विराजमान थीं। उसी मगध साम्राज्य की अब हम विस्तार से चर्चा पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे कैसे करके एक एक करके 16 महाजनपद उस मगध साम्राज्य में समाहित हो गए। तो मगध साम्राज्य की जो शुरुआत होती है वह मानी जाती है हर्यक वंश के साथ साथियों, और इसी हर्यक वंश के साथ अब हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार, जिसे श्रोणिक भी कहा जाता है, को कहा जाता है। यानी हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह बिंबसार था, जिसे श्रोणिक भी कहा जाता था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश इस वंश को कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसा वंश है जिसमें पुत्र अपने पिता की हत्या करके जो है राजगद्दी पर बैठता है। इसका काल 544 बीसी यानी ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व था। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासन काल चला है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश बृहद्रथ था, किंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पहला वंश हर्यक वंश था। पुराण जो हमारे बताते हैं उनके अनुसार जो मगध साम्राज्य का पहला शासक बृहद्रथ को बताते हैं, किंतु बौद्ध ग्रंथ उस वक्त का जो सबसे प्रचलित जो धर्म संप्रदाय चला था बौद्ध, उसके अनुसार जो तत्कालीन लिखे गए किताब हैं उनके अनुसार हर्यक वंश को मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश बताया जाता है। मगध साम्राज्य हमारा बिहार क्षेत्र में रहा है, यह आप ध्यान रखिएगा, और उसी बिहार क्षेत्र के आसपास जितने मगध के साम्राज्य का गूंज थी। तो साथियों, शुरू करते हैं हर्यक वंश के पहले शासक की, जिसका नाम है बिंबसार। इसे श्रोणिक भी कहा गया, हम देख चुके हैं। बिंबसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा है। यह मगध का वास्तविक शासक था। इसने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग विजय किया था।
यानी अंग जो हमारा महाजनपद था, इसके उस वक्त के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर इसने अंग साम्राज्य को मगध में सम्मिलित कर लिया था। इसने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती राजा चंड प्रद्योत का पीलिया या पांडु रोग ठीक करने के लिए भेजा था। इसका राजवैद्य जीवक उस वक्त का बहुत बड़ा राजवैद्य माना जाता था। इसे अनेक आयुर्वेद जानकारियां थी। यह अवंती जो महाजनपद था उसके राजा चंड प्रद्योत को पीलिया हो गई थी, उसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके पास भेजा था। तो इससे क्वेश्चन बनता भी है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिंबिसार की पत्नियों की, तो बिंबिसार की लगभग 500 पत्नियां थीं। जी हाँ, बिंबिसार की लगभग 500 पत्नियां हमें इतिहास में देखने को मिलती हैं, जिसमें से मुख्य हैं महाकोसला और दूसरी है क्षेमा या जिन्हें खेमा नाम भी कहा जाता है, और तीसरी थी चेलना या छेलना, चेलना या छेलना जो नाम इतिहास में देखने को मिलता है। ये 3 प्रमुख पत्नियां उनकी थी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं महाकोसला की, तो महाकोसला जो थी वो कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। यानी कोसल महाजनपद के जो राजा प्रसेनजीत थे उनकी बहन थी महाकोसला। दहेज में काशी दिया गया था, यानी कोसल नरेश ने बहन की शादी के दौरान दहेज में बिंबिसार को काशी महाजनपद जीत कर दे दिया था। पति वियोग में उसी दिन मृत्यु हो गई थी इनकी। साथियों, जिस दिन बिंबिसार खत्म हुए उसी दिन महाकोसला उनकी पत्नी भी उनके वियोग में मृत्युलोक को प्राप्त हो गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि बिंबिसार के साथ कौन सती हुई थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरी पत्नी क्षेमा या खेमा की बात करें तो भद्र देश की राजकुमारी थी और ये एक बुद्ध भिक्षुणी थी। तीसरी पत्नी थी चेलना या छेलना जो प्रमुख थी, लिच्छवी राजा चेतक की पुत्री थी। साथियों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम तो विनय पटक, बौद्ध ग्रंथ है एक विनय पटक। विनय पटक के अनुसार देवदत्त के उकसाने पर अजात शत्रु ने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। देवदत्त एक शख्स इतिहास में उस वक्त के देखने को हर एक में मिलता है। उसने बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु को इतना उसके पिता के खिलाफ उकसाया कि बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने कर दी। बिंबिसार ने राजगृह की नींव रखी थी। राजगृह जो हमें एक समय मगध की राजधानी देखने को मिलती है, उसकी नींव जो है बिंबिसार ने ही रखी थी। बिंबिसार बौद्ध अनुयायी बना था। बिंबिसार ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। साथियों, तो इसी के साथ बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु अब राजा बनता है। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु की। साथियों, अजातशत्रु को कुड़िग भी कहा जाता था। इसका शासनकाल 492 ईसा पूर्व बीसी से 460 ईसा पूर्व या बीसी रहा है। यह बिंबिसार का पुत्र था जो उसकी हत्या करके राजा बना था मगध का। अजातशत्रु का कोसल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ, अर्थात उसके मामा से। पहले तो प्रसेनजीत हार गया, परंतु बाद में दोनों में समझौता हुआ। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। प्रसेनजीत जो उसका मामा था, कोसल नरेश प्रसेनजीत अजातशत्रु का मामा भी था, उससे अजातशत्रु ने युद्ध किया, उसे हराया और उसकी पुत्री वाजिरा से विवाह कर लिया। उसके बाद बात करते हैं तो अजातशत्रु का वज्र संघ के साथ संघर्ष हुआ था। उसने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार की सहायता से लिच्छवियों की शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। साथियों, यह याद रखिए कि उसने लिच्छवियों की शक्ति पर विजय प्राप्त कर लिया था और उस वक्त के उसके सबसे कूटनीतिज्ञ जो मंत्री थे उनका नाम वत्सकार था। इसने काशी और वैशाली को मगध में मिला लिया था। अजातशत्रु ने काशी और वैशाली महाजनपद को मगध में मिला लिया था। साथियों, याद रखिए, क्योंकि काशी तो दहेज में मिल गया था, जो है बिंबिसार को प्रसेनजीत ने दे दिया था जीतकर अपनी बहन के शादी में दहेज के तौर पर। किंतु जब बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु राजा बना तो काशी आदि ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। किंतु काशी और वैशाली को फिर से अजातशत्रु ने जीतकर अपने में मिला लिया। यह बौद्ध व जैन दोनों मतों का पोषक था, यानी अजातशत्रु बौद्ध और जैन दोनों का सम्मान करता था। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था।
यानी जिस वक्त जो है अजातशत्रु के राजा बने 8 वर्ष हुए, उसी वक्त जो है महापरिनिर्वाण अर्थात जीवन का त्याग बुद्ध के भगवान के हुआ था। उनके अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। जो बुद्ध के अवशेष बचे थे, राजगृह स्थान पर स्तूप का निर्माण उन अवशेषों को लेकर इसने करवाया। इसी के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो बौद्ध संगीति हमें देखने को मिलती है, यानी बुद्ध से संबंधित अनुयायियों का जो सम्मेलन वहाँ पर होता था, बड़े बड़े निर्णय उसमें लिए जाते थे। जो पहली बौद्ध संगीति बैठी वह राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इस चीज़ को स्टार पॉइंट करके याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। इसकी हत्या इसके पुत्र उदाइन ने कर दी थी साथियों, याद रखिएगा। जिस प्रकार अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राजा बना, उसी प्रकार उसके पुत्र उदाइन ने उसकी हत्या करके उदाइन राजा बन गया। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक पुत्र अपने पिता की हत्या करके राजा बना है। अब बात करते हैं साथियों उदाइन की। इसको उदयभद्र भी कहा जाता था। इसका समय काल 460 बीसी यानी ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व शासनकाल रहा है। यह अजातशत्रु का पुत्र था। उदाइन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की। वह राजगृह से राजधानी यहीं ले गया। यानी राजगृह जो राजधानी बिंबिसार ने अपने समय में बसाया था साथियों, अजातशत्रु का पुत्र जो उदाइन था, जब यह शासक बना तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, या इसे कुसुमपुर भी नाम दिया गया, इस नगर की स्थापना पाटलिपुत्र की उदाइन ने ही की थी, जिसका नाम हमें इतिहास में अत्यधिक दिनों तक देखने को मिलता है। और इसी पाटलिपुत्र का जो नींव उदाइन ने रखा था, वहीं पर जो है अब मगध की राजधानी बना दी गई और राजगृह की राजधानी खत्म कर दी गई। उदाइन की हत्या किसी व्यक्ति ने छुरा से कर दिया। उदाइन के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक ने बारी बारी से राज किया था साथियों। बाद में जनता ने विद्रोह कर इसे हटा के एक शिशुनाग नामक व्यक्ति जो अमात्य था उस राज्य का को राजा बना दिया। इसी ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। जब उदाइन की मृत्यु हुई तो उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, इन तीनों ने बारी बारी से थोड़े थोड़े समय के लिए शासन किया, किंतु इनमें से कोई योग्य शासक न होने के कारण इस वंश का पतन हो गया और अंततः जनता परेशान होके उनका विद्रोह कर दिया और उनके जो अमात्य यानी कि महामंत्री थे, उन्हीं शिशुनाग को जो है उस वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। और इसी के साथ शिशुनाग के साथ शुरू होती है नए वंश शिशुनाग वंश की साथियों। हर्यक वंश हमारा पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश 412 बीसी से 344 बीसी यानी ईसा पूर्व तक रहा है पूरा। शिशुनाग वंश में जो हमें पहले शासक देखने को मिलते हैं शिशुनाग, जो कि अभी हमने ऊपर में देखा कि वो हर्यक वंश के अमात्य थे। 412 बीसी से 394 बीसी तक शिशुनाग का कार्यकाल देखने को मिलता है। शिशुनाग ही शिशुनाग वंश का संस्थापक था। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध में मिलाना था। अवंती राज्य को जीतकर शिशुनाग ने मगध में मिला लिया था, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा चुका है। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर ली। यानी अब इसने जो है सबसे पहले मगध की राजधानी जो बिंबिसार ने रखी थी राजगृह, उससे हटाकर उदाइन ने पाटलिपुत्र कर दिया था और अब शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली नामक स्थान को जो है राजधानी स्थानांतरित कर दी। उसके बाद जो हमें दूसरा शासक इस वंश में देखने को मिलता है साथियों, वो नाम है कालाशोक। इसे काकवर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत काला था, इसलिए इसे कौवे के कलर का यानी काकवर्ण नाम दिया गया। इसका शासनकाल 394 बीसी से 366 बीसी तक देखने को मिलता है। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र कर लिया। जो शिशुनाग ने वैशाली स्थानांतरित कर दी थी राजधानी मगध की, उसको कालाशोक या काकवर्ण ने पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। कालाशोक के वक्त ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसकी हत्या किसी व्यक्ति ने राजधानी घूमते हुए छुरा मार के
कर दिया था साथियों। राजधानी जब ये घूम रहा था तो उस वक्त इसकी हत्या किसी व्यक्ति ने छुरा से कर दिया। इसी के साथ हमारा नागवंश भी साथियों समाप्त होता है। अब हमारा शुरू होता है सबसे लंबा यानी बहुत ही शक्तिशाली शासक नंद वंश की स्थापना अब हमें उसके बाद देखने को मिलती है, जिसका पूरा शासनकाल 344 बीसी ईसा पूर्व से 324 बीसी या ईसा पूर्व रहा है। इसी नंद वंश से शासन मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य अपने हाथ में लेते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब हम अपना नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। जैन ग्रंथ में इसे नातिब दास के वैश्या से उत्पन्न बताया गया है। यानी साथियों जो हमारा जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ इसका उत्पन्न नापित दास के वैश्या से उत्पन्न बताता है, इसे एक वैश्य बताता है। कार्लियस यूनानी जो था इसे नापित पुत्र कहता है, यानी वो भी इसे यही कहता है। बौद्ध ग्रंथ इसे डाकुओं के गिरोह का राजा बताता है, बौद्ध इसे डाकुओं के गिरोह का राजा मानता है। यह जैन धर्मावलंबी था, यह जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था। तो साथियों इससे क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं कि कौन इसे क्या मानता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यूपीएससी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है साथियों। उसके जो हमारे पहले शासक देखने को मिलते हैं महापद्मनंद, इसे द्वितीय परशुराम कहा गया क्योंकि यह देश क्षत्रिय विहीन करना चाहता था। इसे महापद्म, एकराट, उग्रसेन, कलिका अंश, सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है, इसके उपनाम है, इसे ध्यान रखिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से महापद्मनंद के कलिंग विजय की जानकारी मिलती है, यानी महापद्मनंद ने कलिंग विजय किया था। यहीं से वह जीन की मूर्ति यानी जीन यानी विजेता, विजेता की मूर्ति लाया व उसके नहरों के निर्माण की जानकारी हमें मिलती है। महापद्मनंद ने पांचाल, कलिंग, मैथिल, कुरु, सूरसेन की व वज्जी की विजय की। इतने राज्यों की इसने विजय कर ली थी साथियों। यह बहुत शक्तिशाली राजा इतिहास में हमें मिला था। इसी के दरबार में पाणिनि, कात्यायन, वर्ष, उपवर्ष जैसे साहित्यकार थे। पाणिनि और कात्यायन जैसे इतने बड़े नाम हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं साहित्यकारों के, वो इसी के दरबार में रहा करते थे। राजधर्म इसने जैन धर्म को बनाया था, इसने अपना जैन जो धर्म बनाया राजधर्म, उसे जैन धर्म को बनाया। माप तौल की प्रणाली नंदो क्रमणिनी थी, यानी जो नाप तौल की जो उस वक्त की प्रणाली थी, प्रणाली जो जारी की थी नंदो क्रमणिनी थी। यह क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हमें दूसरा शासक देखने को मिलता है साथियों घनानंद। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। यह अत्याचारी था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। इसके जैन अमात्य सकटाल व स्थूलभद्र थे। वर्ष उपवर्ष कात्यायन वर रुचि नंद वंश में थे। घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी साथियों। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस बस नंद वंश में हमारे दो महान शासक जो श्रेष्ठ शासक देखने को मिलते हैं, एक महापद्मनंद और दूसरा मिलता है हमें घनानंद। और इनके अलावा जो है कोई बड़ा शासक है हमें देखने को नहीं मिलता है, केवल यही दो शासक थे और ये जो है अपने आप में श्रेष्ठ थे। और इसी घनानंद से शासन का जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपने हाथ में ले लेते हैं और शुरू होता है फिर मौर्य साम्राज्य का। तो इसी के साथ साथियों हमारा आज का क्लास खत्म होता है और नंद वंश, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश को हम देख चुके हैं। कल से हम शुरू करेंगे अपना मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म और जैन धर्म की भी जानकारी हम लेंगे। इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ और पूरा करते रहिए अपने सिलेबस को। मिलते हैं साथियों कल नए वीडियो, नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।